राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और आज हम करेंगे न्यारी बात। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग अपनी जायदाद के लिए, पैसों के लिए, उनका वारिस बनने के लिए लड़ते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में एक संस्था है जो लावारिसों का वारिस बनती है और उनको मोक्ष दिलाती है। कोरोना काल में भी बीते 2 सालों में इन्होंने अनुकरणीय कार्य किए हैं। आज हम मोक्ष सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र चुग से खास बात करेंगे। न्यारी बात के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे ये संस्था आपने कब बनाई और क्या काम करते हैं। ये संस्था हमने 4 मई 2009 को बनाई। मेरी दुकान शमशान घाट और पुराने बस स्टैंड के बीच में थी। तो दिन में हम बैठे देखते रहते थे कि 2, 4, 5 डेड बॉडी जाती थी, उनके साथ कोई ना कोई लोग होते थे। एक बार मैंने देखा कि एक कूड़ा वाले ट्रैक्टर के अंदर, जिसके अंदर कूड़ा जाता है, उसके अंदर एक डेड बॉडी जा रही और उसके ऊपर कफन भी नहीं था। तो वो देख के थोड़ा सा मन के अंदर विचलित हुआ। फिर मैं उनके पीछे पीछे शमशान घाट में गया तो जो देखा तो वो लावारिस थी और अपने सफाई कर्मचारी थे। ना तो लकड़ियों की पूरी व्यवस्था थी, ना कुछ और था, और ऐसे ही ला के कूड़े के ट्रैक्टर से उसको डाल दिया और तेल वेल डाल के उसको जला के चले गए। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात करी, बैठा, तो उन्होंने कहा भी काम अच्छा है, आप इसी शुरुआत कीजिए। फिर हमने ये संस्था बनाई और उसके बाद से आज तक जितनी भी लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, उनका हम हिंदू रीति रिवाज से विधिवत दाह संस्कार करते हैं। उनके बाद उनके फूलों को उठाकर हम गंगा जी प्रवाहित करने के लिए ले जाते हैं। सुरेंद्र जी, अब तक मोक्ष सेवा समिति कितने लावारिस समूह का अंतिम संस्कार कर चुकी है और अंतिम संस्कार के बाद क्या प्रक्रिया रहती है? अब तक 392 लावारिस शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। उसके बाद दाह संस्कार करने के बाद हम उनके फूलों को जब 5, 7, 8 इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको गंगा जी में प्रवाहित कराते हैं। उसके बाद जब 100, 125, 110 के लगभग हो जाते हैं तो उनका सामूहिक पिंडदान भी करवा देते हैं। तो ये सब कहाँ करते हैं आप? ये जाके जींद है पिंडू पिंडारा, वहाँ जाकर। तो सुरेंद्र जी, एक शव पर औसत कितना खर्च आता है? ये सब कैसे व्यवस्था हो पाती है इन सब की? आपने करीब 400 अंतिम संस्कार किए हैं लावारिस शवों के, तो ये व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? लगभग एक दाह संस्कार पर 4500 से लेके 5000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। ये सब समाज के हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, कुछ समाज से हमने 100 रुपये के सदस्य बनाए हुए हैं, और जो अपने साथी हैं उनके सहयोग से ये संस्था चल रही है। सुरेंद्र जी, ये तो हुआ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मोक्ष दिलवाना। इसके अलावा भी क्या मोक्ष अन्य किसी गतिविधि में संलिप्त है? मोक्ष ने 23 मार्च 2011 को एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। उस समय हमारे पास एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलती थी। आज हमारे पास 2 निःशुल्क एम्बुलेंस चलती हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हर वक्त तैयार मिलती हैं 24 घंटे। तो इसके अलावा भी कोई और सेवा हमारे? इसके अलावा है, शमशान घाट के अंदर एक निःशुल्क शव वाहन चल रहा है जो मोक्ष का चल रहा है। उसका तेल, पानी, ड्राइवर का लगभग सब खर्चा होता है। और एक शेड शमशान सरकारी हॉस्पिटल में बनवाया था, जहां लोग पोस्टमार्टम होता है, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती थी, बरसात में दिक्कत होती, वहाँ शेड बनवाया और वहाँ कुर्सियाँ रखवाई। सुरेंद्र जी, एक बात बताएं जी। बीते 2 साल से देश ने कोरोना महामारी की विभीषिका को झेला है, और इस दौरान हमने ऐसा महसूस किया, हमने ऐसा देखा कि लोग अपने निजी स्वजनों को, परिजनों के शवों को छोड़कर चले गए, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। तो उस दौरान कैसे, क्या अनुभव रहे, उस बारे में बताएंगे? दोनों कोरोना काल के बारे में बताता हूँ। जब पहला कोरोना काल चला, मार्च के बाद 23-24 मार्च के बाद लोगों का पलायन ज़्यादा चालू हो गया था, तो लोगों के पास खाने के और पानी भी नहीं था, ना खाना था। तो उस समय मोक्ष समिति के सदस्यों ने मिलकर घर घर से खाना एकत्रित करके कुछ लोगों से लेके एक आदमी तक, जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया। लगातार शुरू से लेकर जिस दिन चालू हुआ था और जब तक कोरोना काल चला, हर आदमी को खाना मिला। और लगभग 1200 से लेकर 1800 पैकेट हम सरकार को भी देते थे, जिससे वो सरकार के गाड़ी आती थी और गरीब आदमियों को दे देती थी। जब दूसरा कोरोना काल आया, तब इतनी व्यवस्था थी कि लोग, डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, शमशान घाट में जगह नहीं था, लकड़ियाँ नहीं थी। हमने समाज से कह के 3-4 बार हमने टेम्पू लकड़ियाँ के डलवाए, और जो लोग डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते थे, कोरोना से पीड़ित थी, उनका हमने दाह संस्कार कराया। कुछ तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते, नहीं हम नहीं लगाते, तो उनका दाह संस्कार किया। फिर हमारे शमशान घाट के अंदर कुंड कम रह गए थे,
तो जलाने की जगह नहीं थी, तो 10 कुंड, अस्थायी कुंड हमने उस समय वहाँ बनाए। और सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिल रही थी। हमारी 5 गाड़ियाँ लगातार हिसार, दिल्ली से, राजस्थान से और पूट से डेली ऑक्सीजन लेके आती थी और लोगों को फ्री देती थी। हमारे पास उसमें 6 कंसंट्रेटर भी चल रहे थे। सुरेंद्र जी, एक बात बताएं, बहादुरगढ़ झज्जर मुख्यालय से बहुत नज़दीक है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आई। 100 से ज़्यादा अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां वहाँ रखी थी, वो भी आपके संज्ञान में आया, वो उसके बारे में बताएंगे? हुआ क्या, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि झज्जर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 107 डेड बॉडी का दाह संस्कार हुआ था और उनकी अस्थियां ऐसे ही शमशान घाट में बिखरी पड़ी हैं और अखबार के माध्यम से पता चला कि उनको कुत्ते खींच के ले जा रहे थे। तो हमारी अंतरात्मा जागी कि झज्जर में भी होना चाहिए। हम तुरंत उसी समय अपने साथियों के साथ शमशान घाट में पहुँचे, वहाँ वो सारी अस्थियाँ एकत्रित करने के बाद वहाँ नगर परिषद ईओ नंदल जी से बात हुई और उन अस्थियों को लेके आए और उनको विधिवत गंगा जी में विसर्जित किया। सुरेंद्र जी, ये तो हुआ जो आपने किया, जो अब तक आप किया। भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? भविष्य की योजना है कि हम लाइन पर क्षेत्र के अंदर जो अति पिछड़ा है, वहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ एक धर्मार्थ चिकित्सालय बने, जिसके लिए हमें वहाँ ज़मीन भी मिल गई है। अब समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से वहाँ हम एक चिकित्सालय बनाना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग इतना लालच में डूब गए हैं कि वो अपनों को भी मोक्ष दिलाने में आगे नहीं आते हैं। ऐसे में आपकी संस्था जो ये अनुकरणीय मानवीय कृत्य कर रही है, इसके लिए आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में भी आप इस तरीके से करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हर ज़रूरतमंद जीव की आप मदद कीजिए, चाहे किसी भी रूप में हो। और बहादुरगढ़ के एरिया के अंदर कोई भी लावारिस, मंदबुद्धि या ऐसा आदमी जिसको ज़रूरत है, वो हमें ज़रूर सूचित करें। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, किसी और न्यारी बात के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।